Students, now we will discuss variation of molar conductivity with concentration. इसमें हमें दो केसेस अलग अलग से डिस्कस करने हैं. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में लैम्डा एम की वेरिएशन क्या रहती है कंसंट्रेशन के साथ. कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो इसका क्या असर आएगा लैम्डा एम पे, और अगर कम करें साइमल्टेनियसली वो चीजें डिस्कस करेंगे. सो इसको हम ऐसे एक डी बाई हकल इक्वेशन है. लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी. This is the equation which decides the value of molar conductivity for a strong electrolyte and its variation with square root of concentration. अब इसमें ये इन नटशेल अगर वैसे बात करें तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि लैम्डा एम increases slowly for strong electrolyte with decrease in concentration of solution. अब ऐसा क्यों होता है? अब इस रिलेशनशिप में अगर हम देखें कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी. नाउ lambda m is molar conductivity and lambda m infinite is its limiting value limiting value of molar conductivity or molar conductivity at infinite dilution. This is maximum conductivity given by 1 mole of an electrolyte. highest value है. इसमें से हमें क्या माइनस करना है? a अंडर रूट सी. a जो है दैट इज ए कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जैसे NaCl है तो NaCl जो है ये 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है. MgSO4 है, ये है 2:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट. मीन्स इसकी ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है, ये 1 पॉजिटिव है, ये 1 नेगेटिव, तो 1 1 2 2. उसी तरह से अगर हम CaCl2 ले लेते हैं, दिस इज 2 पॉजिटिव, दिस इज 1 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2:1 टाइप. तो सारे वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो 1 1 टाइप के हैं उनकी A की वैल्यू सेम होगी. सभी वो इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी टाइप 2 2 है उनके लिए A डिफरेंट होगा, लेकिन उन सब के लिए A की वैल्यू 1 होगी, इससे डिफरेंट होगा वो. और ये एक अलग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आ गया, इसके लिए भी A की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन सभी जो इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनकी A की वैल्यू सेम आएगी. सो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा एम की वैल्यू कम होती जाएगी, जो हमें इस रिलेशनशिप से भी वैसे तो दिख रहा है कि लैम्डा एम इनफाइनाइट एक मैक्सिमम वैल्यू है. उसमें से हमने कंसंट्रेशन का मतलब A मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन वो माइनस करना है. तो अगर ये वैल्यू तो फिक्स्ड है, इसमें से हमने ये माइनस करना है. अगर C की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो ये वाला फैक्टर लार्ज होता जाएगा, और इसमें से जब ये लार्ज फैक्टर माइनस करेंगे तो लैम्डा एम की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी ऑटोमेटिकली. कहने का मतलब अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज करेगी, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन की वैल्यू कम कर रहे हैं तो ये वाला फैक्टर स्मॉल होता जाएगा और लैम्डा एम की वैल्यू बिग होती जाएगी. बट अगर वैसे भी थियोरेटिकली भी इसको समझने की कोशिश करें कि विद डाइल्यूशन जो है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है. चलिए, ये है हमारे पास 1 मोल NaCl. NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. 1 मोल NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है 1 मोल NaCl को जब आप पानी में डालेंगे तो वो 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव रिलीज कर देंगे. वहां पे ये एक दूसरे से
अलग हो गए केटायन और एनायन। लेकिन अभी ये एक छोटे से कंटेनर में कंटेन्ड हैं। छोटे से कंटेनर में होने का मतलब है कि सोडियम और क्लोराइड जो हैं वो सोडियम और क्लोराइड में डिसोशिएट हो गया है। लेकिन जब कंसंट्रेशन कम होगी इसका मतलब आयंस की संख्या ज्यादा है और बीच में जो वाटर है उसकी मात्रा जो है वो कम है। कंसंट्रेशन हाई का मतलब है कि वाटर कम और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा। जब ऐसा होगा तो केटायन और एनायन जो डिसोशिएट तो कर चुके हैं लेकिन हैं एक दूसरे के क्लोज हैं, बीच में उनके गैप कम है। गैप कम होने का मतलब है इनमें इंटर आयनिक इंटरैक्शन या सीधा कहिए अट्रैक्शन वो स्ट्रांग होगी जब हाई कंसंट्रेशन होगी। तब केटायन और एनायंस के बीच का गैप कम होगा और उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और इधर हमने इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसमें कनेक्ट कर दिए, तो Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागने लगेगा तो उसको A की अट्रैक्शन जो है भागने से रोकेगी और Na पॉजिटिव जब इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेगा तो इसको Cl नेगेटिव की अट्रैक्शन रोकेगी और ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, फ्रीली कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हमने क्या किया, सेम सॉल्यूशन को एक बड़े कंटेनर में लिया और उसमें वाटर डाल दिया और ज्यादा। वाटर डाला जैसे ही वैसे ही जो NaCl, Na पॉजिटिव यहां और Cl नेगेटिव जो इतने नजदीक थे, जब तुमने वाटर डाला तो वो एक दूसरे से दूर हो गए लाइक दिस। ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव। किसने दूर किया उनको? वाटर ने उनको एक दूसरे से काफी गैप दे दिया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब जैसे ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं इनकी अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कम हो रही है। हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन लो कर दी। जब कंसंट्रेशन लो कर दी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन केटायन एंड एनायन वो क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। क्यों डिक्रीज कर गई? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन देम has increased। इनके बीच क्या बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। तो अब अगर आप इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देंगे, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो Cl नेगेटिव भाग के इस तरफ चला जाएगा और Na पॉजिटिव भी आसानी से भाग पाएगा क्योंकि अब उसको Cl नेगेटिव इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता है, दूर हो गया है उससे। नाउ दे विल कंडक्ट मोर फ्रीली एंड देयर लैम्डा m विल बी हाई। हमने इलेक्ट्रोलाइट और नहीं डाला, हमने वाटर डाला था इसमें और इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल ही इसमें था, 1 मोल ही इसमें था। लेकिन यहाँ पे केटायन एनायन नजदीक थे, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा थी, यहाँ पे वो दूर हो गए तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो थी वो कम हो गई। तो इसका मतलब जब आप इस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर देते हैं, उसकी कंसंट्रेशन लो कर देते हैं, तो उसके केटायंस और एनायंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ने के कारण उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं और कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। इस चीज को हम ग्राफिकली भी देखना चाहें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। लेट अस सी दिस ग्राफ। इस एक्सिस पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर अंडर रूट इसकी यूनिट्स आ जाएंगी। कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट इस एक्सिस पे लिया है और इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी जिसकी यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होती हैं, ये आपको मालूम है। KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसकी मोलर कंडक्टिविटी को स्टडी करें तो जैसे यहाँ पे 0.2 मोल पर लीटर स्क्वायर रूट और यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.6 ऐसे पॉइंट्स हैं। कंसंट्रेशन इस तरफ ले ली हमने, कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जो है वो मोलर कंडक्टिविटी की ये वैल्यू है 200 और यहाँ पे मान लीजिए 400।
तो केसीएल के लिए कैलकुलेट करें ग्राफ, तो केसीएल की कंडक्टेंस जो थी वो पहले इतनी थी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते गए कंडक्टेंस बढ़ती गई और केसीएल का ग्राफ जो है वो इस तरह से आता है. दिस ग्राफ इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही ये वाला ग्राफ. वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन और विद कंसंट्रेशन. अब ये केसीएल के लिए वैल्यू 200 के आसपास आ रही है इसकी, मतलब फिलहाल 200 से नीचे है ये. कोई और इलेक्ट्रोलाइट भी होगा तो ग्राफ की नेचर यही रहेगी, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, मतलब ग्राफ इसी तरह से स्ट्रेट लाइन आता है. अब आप ये देख रहे हैं इस ग्राफ की टेंडेंसी स्ट्रेट लाइन की है और ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्स्ट्रापोलेट खींची जा सकती है. ये क्योंकि हम जीरो कंसंट्रेशन तक प्रैक्टिकली तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें मालूम है कि लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड आउट करना है, तो हमें इस एक्सिस के साथ तो इस ग्राफ को यहां तक तो पहुंचाना है. यहां तक ये प्रैक्टिकली हमने कैलकुलेट किया और उसके बाद इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें अगर, तो इस एक्सिस को यहां जैसे ये काटने वाला है, इंटरसेक्ट करने वाला है, और इस पॉइंट को कहते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. सो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ से ये हमें एक सुविधा रहती है. यहां तक हमने प्रैक्टिकली सचमुच केसीएल का ग्राफ जो था वैल्यूज ली और उसके आगे ये पार्ट जो है दिस हैज बीन एक्स्ट्रापोलेटेड. एक्स्ट्रापोलेटेड पार्ट को मैं इसको इस तरह से ये एक्स्ट्रापोलेट किया हमने इतना पार्ट, और ये फिर y एक्सिस को यहां पे इंटरसेप्ट करता है. जहां पे इंटरसेप्ट करता है वहां से हमें लैम्डा एम इनफाइनाइट की मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विच केसीएल कैन गिव, वो ये है. वो हमें ग्राफ से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन for a weak electrolyte with concentration. वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक दिक्कत रहती है. वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जाम्पल वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड. वीक इलेक्ट्रोलाइट की सीधी सी बात है, अगर आपने ये एक रफ सा एग्जांपल ले रही हूँ, दिस इज नॉट वेरी प्रिसाइज एग्जांपल लेकिन समझने के लिए, लेट अस से 10 मोल एसिटिक एसिड के आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिए, तो ये 10 मोल में से 4 मोल्स वो हैं डिसोशिएट कर जाएंगे. तो यानी कि ये आपको 4 एसिटेट आयन और 4 H पॉजिटिव देने वाले हैं और 6 CH3COOH. अगर हाई कंसंट्रेशन रखेंगे आप तो ये अनआयनाइज्ड ही रहेंगे, ये इसी रूप में रहेंगे, ये डिसोशिएट कर जाएंगे. 4 जो हैं डिसोशिएट करके, 6 नहीं किए. दिस कैन बी सम डिफरेंट नंबर ऑल्सो, लेकिन मैंने सिर्फ एक रफ सा एग्जांपल आपको दिया कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, जबकि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड लिया था, उसका 1 मोल डाला था तो एक का लगभग 1 ही मोल कंप्लीटली डिसोशिएट कर गया था. अब जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या दिक्कत आती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ कंपेयर करें, सेम कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लें, तो उस पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम की वैल्यू बेहद लो आती है सेम कंसंट्रेशन पे. लेकिन यदि हम इसे डाइल्यूट करते जाएं, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करते जाएं, तो इसकी भी कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उस तरह से नहीं बढ़ती जैसे किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ती है. वो इसलिए कि इनिशियली जब आप कंसंट्रेशन को कम करेंगे, डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, वाटर इसमें ज्यादा ऐड करेंगे, तो वो इट विल हेल्प more of acetic acid molecules to ionize into
एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव। आप जितना इसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो सॉल्यूशन इसकी मदद करेगा कि ये जो 6 एसिटिक एसिड्स अनआयनाइज्ड अनडिसोशिएटेड बैठे हुए हैं इनको सेपरेट किया जाए। पहले तो इनके क्या बनाए जाएं, केटायन और एनायन अलग अलग किए जाएं। इनिशियली जो आप डाइल्यूशन करेंगे वो इसी काम आएगी। फिर जब ये डिसोशिएट कर गए, एक दूसरे से अलग अलग हो गए, तो फिर उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा और जो डाइल्यूशन करेंगे उससे फिर इनको एक दूसरे से इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसका किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर विद डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन वो ऐसे देखा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क होता है। जैसे हमने KCl का लिया था तो KCl का इस तरह से आ गया था ग्राफ, लेट अस से दिस इज KCl, और इसके इस तरफ हमने स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन लिया है और इधर हमने मोलर कंडक्टिविटी ली है। अब एसिटिक एसिड जो है उसका ग्राफ जब जिस कंसंट्रेशन पे KCl इतनी हाई मोलर कंडक्टिविटी शो कर रहा है, इस पॉइंट को देखें, उस वक्त एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी जो है वो बेहद लो है। और जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे ये कोई बड़ा ज्यादा फर्क शुरू में नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे वेरी डाइल्यूट हो जाएगा सॉल्यूशन तो ये ग्राफ इस तरह से बड़ा स्टीपली अचानक फिर सीधा इस तरह से चलने लगेगा। दिस इज ग्राफ फॉर CH3COOH which is weak electrolyte and this one is for strong electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने आपको बताया था डिसोशिएट वो पहले कर चुके होते हैं, ज्यादा आप वाटर डालते जाते हैं तो आयन से एक दूसरे से दूर होते जाते हैं और उनकी दे स्टार्ट कंडक्टिंग मोर एट हायर रेट्स या फास्टर रेट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या प्रॉब्लम है, ये सारा जो स्पैन है यहां से लेके यहां तक का स्पैन है, ये जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते गए हैं वैसे वैसे सारी मेहनत किस चीज पे हुई है, CH3COOH को डिसोशिएट करवाने के लिए, इसके केटायन और एनायन को अलग करवाने के लिए ये इतना सारा स्पैन डाइल्यूशन वाला उसी में यूटिलाइज हो गया। फिर चलिए यहाँ पे अलग हो गए तो जितने मैक्सिमम अलग होने थे उतने उस तरह से अलग हो गए, फिर इनका डिस्टेंस बढ़ता गया तो इसकी कंडक्टिविटी जो है बढ़ गई। अब इस ग्राफ को आप देखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने KCl के केस में ये ग्राफ आगे बढ़ा लिया था, एक्सट्रापोलेट कर लिया था, और इस एक्सिस को जहां इसने काटा था वहां पे हमने लैम्डा m इनफाइनाइट फाइंड आउट कर लिया था। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो कभी भी y एक्सिस को काटने वाला नहीं है, इट गोज पैरेलल। सो आप ये सोचें कि ग्राफ से आप लैम्डा m इनफाइनाइट इसका फाइंड आउट करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, दैट इज नेवर पॉसिबल फ्रॉम ग्राफ। उसके लिए हम नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे कोलरॉश लॉ, वहां बात करेंगे इसकी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा m इनफाइनाइट या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कोलरॉश लॉ की मदद से करते हैं हम। लेकिन फिलहाल इसके लिए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है उसको हम ये मान सकते हैं कि इट इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, कोरिलेट किया जा सकता है। कैसे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे मैंने उस वक्त एग्जांपल लिया आपको कि हमने 10 मोल्स ऑफ CH3COOH डिसॉल्व किए, उससे बन गए 4 मोल्स ऑफ CH3COO नेगेटिव, 4 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। दैट मीन्स हमने टोटल मैक्सिमम कंडक्टिविटी कितनों की आ सकती थी, 10 की, और मैक्सिमम कंडक्टिविटी जो है मोलर कंडक्टिविटी उसकी वैल्यू हमारे हिसाब से 10 के हिसाब से, यानी कि लैम्डा m इनफाइनाइट जो आनी थी वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से आएगी। और जो प्रैक्टिकली हम महसूस कर पाएंगे, जो प्रैक्टिकली हम इस कंसंट्रेशन पे देख पाएंगे वो कितने मोल्स की होगी, 4 मोल्स की, तो वो ही क्या होगी, लैम्डा m। और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो क्या होती है,
number of moles of electrolyte which dissociated divided by total number of moles of electrolyte which we have dissolved. तो total number of moles of electrolyte कितने डाले थे? 10 मोल. उसमें से dissociate कितने किए? 4 मोल. तो जो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगी वो हमें एक आइडिया दे सकती है, वो देती है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इधर ले आए तो लैम्डा एम इनफाइनाइट आप उधर ले जाएं, वो कैलकुलेट किया जा सकता है. या मच बेटर वे टू कैलकुलेट द लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कोलराश लॉ. याद रखने वाली बात और क्या है हमारे इसमें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इनिशियली इंक्रीज नहीं करती है डाइल्यूशन के साथ. काफी डाइल्यूट जब उसको कर दिया जाता है तो उसके बाद जैसे इस लेवल के बाद इट इंक्रीजेज वेरी स्टीपली और वेरी शार्पली. सो आज यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट इस लेक्चर में हम कोलराश लॉ डिस्कस करेंगे. थैंक यू.